हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो शेयर वाल के बारे में है कि शेयर वाल क्या चीज़ होती है और इसे कैसे डिज़ाइन किया जाता है और हम लोग क्यों डिज़ाइन करते हैं शेयर वाल। और अगर शेयर वाल को डिज़ाइन की जाती है तो उसमें कौन कौन से क्राइटेरिया होती है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिसे हम लोग को फॉलो करना है, कितने एमएम की मैक्सिमम रीबार की साइज़ हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं शेयर वाल में। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए शेयर वाल जो होती है वो क्या होता है। तो शेयर वाल जो होता है वो एक आरसीसी वाल होती है, मतलब रेनफोर्स्ड कंक्रीट वाल होती है, जिसमें हम लोग जनरली स्टील भी प्रोवाइड करते हैं एंड कंक्रीट भी प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो जनरली जब भी शेयर वाल को आप डिज़ाइन करोगे तो शेयर वाल को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहला स्टेप्स हम लोगों को ये फॉलो करना है कि सबसे पहले देखना है कि जो शेयर वाल है वो किस जगह पर नीड है। क्योंकि बिल्डिंग, अगर आप, ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपकी एक प्लान है, छोटा सा एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये एक छोटा सा प्लान आपकी बिल्डिंग का है। तो ये ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको हर एक जगह, अब ये जैसे शेयर वाल है तो ये हर एक जगह ऐसा नहीं है कि आपको हर एक जगह शेयर वाल प्रोवाइड करना ही करना है। उसकी कुछ क्राइटेरिया होती है जो डिज़ाइन बेस्ड होती है कि किस जगह पर हम लोग शेयर वाल प्रोवाइड कर सकते हैं, कहाँ पर नीड है। वो ये नहीं कि हर एक जगह आपको शेयर वाल प्रोवाइड करना ही करना, ये गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब भी, सबसे पहला फोकस ये याद रखना कि अगर कोई स्ट्रक्चर्स आपकी है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है, अब ये आपकी एक स्ट्रक्चर्स है नॉर्मल, ये एक स्ट्रक्चर्स है और ये जो पार्ट आपकी है वो लिफ्ट की पार्ट है। ये जो पार्ट है आपकी वो क्या है, लिफ्ट की पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग लिफ्ट जो होती है वो इस तरफ, लिफ्ट की जो वाल होती है वो एक शेयर वाल होती है। तो हम लोग लिफ्ट में जो है शेयर वाल प्रोवाइड करते हैं, ये नेसेसरी होता है। बट इसमें भी एक क्राइटेरिया होती है। वो क्या क्राइटेरिया है, तो वो ये है कि आपने देखा होगा कि ये शेयर वाल है, लिफ्ट में हमने प्रोवाइड किया इस तरह से, ठीक है। ये आपकी शेयर वाल है, हमने शेयर वाल में प्रोवाइड कर दिया। तो लिफ्ट के टू डायरेक्शंस में, ये डायरेक्शंस में, इस डायरेक्शंस में तो नेसेसरी होती है शेयर वाल प्रोवाइड करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको इस जगह पर शेयर वाल की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप एनालिसिस करते हो तो एनालिसिस करने के बाद जब आप मॉडल एनालिसिस को चेक करते हो, ठीक है, जब आप मॉडल एनालिसिस में चेक करते हैं तो मॉडल एनालिसिस में हम लोग देखते हैं मोड 1 में RZ की वैल्यू। तो RZ क्या है, तो ये एक रोटेशन है, तो इसकी वैल्यू एनी हाउ 7% से कम होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि RZ की वैल्यू जो होती है वो 7% ज़्यादा, 20% इन केस आ गया RZ की वैल्यू मोड 1 में। और इसी मोड 1 में आपने ये देखा कि जब RZ की वैल्यू, मतलब रोटेशन, स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा रोटेट कर रहा है, तो जनरली ये आपको याद रखना है कि जब भी आप स्ट्रक्चर्स को एनालिसिस करने के बाद आप जब मॉडल एनालिसिस में चेक कर रहे हैं तो उसमें पहला मोड में जो रोटेशन होनी चाहिए वो इट शुड बी लेस देन 7%, 7% से कम रोटेशन होनी चाहिए। अगर ज़्यादा आ रही है तो फिर आपको मोड 1 में UX एंड UY की वैल्यू भी देखनी है। तो उस कंडीशंस में अगर इन केस मोड 1 में रोटेशन 21% आ रहा है एंड UX की वैल्यू इन केस 58% आ रही है, तो उस कंडीशंस में आपको ये माइंड में रखना है कि यहाँ पर UX में, स्ट्रक्चर्स में, X एक्सिस में आपको स्टिफनेस जो है वो रिड्यूस करनी है, मतलब स्ट्रक्चर्स की साइज़ आपको कम करनी है X डायरेक्शन में। तो उस कंडीशन में सबसे पहला जो फोकस ये होता है, तो सबसे पहला फोकस जो हम लोग करते हैं स्टिफनेस कम करने का, वो सबसे पहले हम लोग शेयर वाल पे फोकस करते हैं। शेयर वाल की स्टिफनेस कम करने की कोशिश की जाती है। जब शेयर वाल के बाद ही हम लोग फिर कॉलम पर आते हैं, फिर हम लोग बीम पर आते हैं एंड लास्ट हम लोग फिर स्लैब पर फोकस करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग shear वाल को देखते हैं स्टिफनेस। तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि आपने यहाँ पर 3 डायरेक्शंस में shear वाल प्रोवाइड की है लिफ्ट में। तो कभी कभी क्या होता है कि हम इस डायरेक्शंस को जो एक्स एक्सिस में है उस डायरेक्शंस में हम लोग यहाँ पर shear वाल को रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने के बाद इस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से प्रोवाइड कर दी जाती है। ये आपकी shear वाल है और इस तरह से प्रोवाइड कर दी जाती है। दो तरफ आपकी shear वाल है और एक तरफ ये क्या है, तो ये नॉन स्ट्रक्चरल आरसीसी वाल प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब ये आप पूछोगे कि नॉन स्ट्रक्चरल आरसीसी वाल क्या होती है। तो देखो, जनरली नॉन स्ट्रक्चरल जो आरसीसी वाल होती है ये आपकी shear वाल हो गई, और ये जो पार्ट हो गई वो नॉन स्ट्रक्चरल आरसीसी वाल होती है। ये आरसीसी वाल होती है लेकिन नॉन स्ट्रक्चरल आरसीसी वाल है। इसमें क्या होता है कि ये जब डिज़ाइन करते हैं हम लोग, तो ये जो पार्ट होती है नॉन स्ट्रक्चरल आरसीसी वाल, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है किसके लिए, तो वो जितने भी लेटरल लोड होती है, मतलब अर्थ को एक लोड हो गई या विंड लोड, इसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये पार्ट नॉन स्ट्रक्चरल आरसीसी वाल, सिर्फ ये पार्ट एंड ये पार्ट जो shear वाल की होगी वो सिर्फ पार्टिसिपेट करता है, और ये जो नॉन स्ट्रक्चरल आरसीसी वाल होती है वो अर्थक्वेक लोड में या विंड लोड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, नॉर्मली ये क्या होगा, बस ये एक नॉर्मली आरसीसी वाल होगा लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं कि shear वाल प्रोवाइड की जाती है। अब shear वाल जो होती है वो क्या है, एक आरसीसी वाल है, यह आपने समझ लिया। अब देखो, अब कैसे आप देखो कॉलम एंड shear वाल में क्या डिफरेंस होती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब आपने shear वाल प्रोवाइड किया तो हम लोग सबसे पहले उसका रेशियो निकालते हैं। रेशियो क्या होता है कि जो मिनिमम रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वाल, मतलब जो भी आपने shear वाल प्रोवाइड किया है तो उसकी जो लेंथ होनी चाहिए, मिनिमम रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वाल, मतलब वाल की लेंथ डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ वाल। मतलब आपने यहाँ पे shear वाल प्रोवाइड किया तो इस shear वाल की आप कुछ थिकनेस देते हो, तो लेंथ ऑफ वाल डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ वाल जब 4 से ज़्यादा होता है तो उस कंडीशंस में ये shear वाल कहलाता है। ओके, उस कंडीशंस में हम लोग इसे shear वाल कहते हैं। और अगर लेंथ ऑफ द वाल मतलब हम लोग डिस्कस करते हैं वो आरसीसी वाल के बारे में डिस्कस करते हैं, shear वाल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द वाल डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ द वाल जब 4 से कम होता है तो उस कंडीशन में वो shear वाल नहीं होती है, वो कॉलम हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, तो ये कॉलम हो जाता है। तो डिफरेंस ये होता है कि कॉलम की डिज़ाइन एक अलग तरह से होती है, shear वाल की डिज़ाइन एक अलग तरह से होती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी जो लेंथ ऑफ द वाल और आपने जो थिकनेस प्रोवाइड की है उसकी रेशियो 4 से ज़्यादा है ना, तब वो एज ए shear वाल कंसीडर होगी। ओके, सेकंड में क्या है कि जब भी आप shear वाल प्रोवाइड करोगे तो shear वाल, जब ये आपकी shear वाल आपने प्रोवाइड कर दी तो shear वाल में जो आपने अगर इनकेस थिकनेस आपने 230 mm दी है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, और लाइक सपोज 300 mm आपने थिकनेस दी है shear वाल की, तो shear वाल में मैक्सिमम जो लॉन्गिट्यूडनल रीबार आप यूज़ कर सकते हो, कितनी कर सकते हो, वो भी डिपेंड करता है किस पर, तो थिकनेस ऑफ द shear वाल पे डिपेंड करता है। मतलब आपने ये shear वाल है, एक से प्लान में बना रहा हूँ, ये shear वाल है और shear वाल में आपने रीबार प्रोवाइड करना है हमको, तो हम लोग मेशिंग करते हैं इस तरह से। ये एक्स एक्सिस में हो गया एंड ये जो पार्ट हो गई वो वाई एक्सिस में हो गई। क्लियर, ये आपकी स्टील की मेशिंग है। तो ये जो स्टील की डाया हमें प्रोवाइड करनी है वो कितनी करनी है, वो भी डिपेंड करता है किस पर, तो थिकनेस ऑफ द shear वाल पे डिपेंड करता है। तो जनरली अकॉर्डिंग टू IS 13920, ये जो डिटेलिंग की कोड है इसमें ये दिया है कि मैक्सिमम जो
आप रीबार की साइज़, मतलब जो स्टील की साइज़ डाया आप यूज़ कर सकते हो शेयर वाल पर, वो कर सकते हो कितना, तो 1/10 इंटू थिकनेस ऑफ शेयर वाल, ओके, SW। अब इन केस अगर आपने यहाँ पर 300 mm की यूज़ की है थिकनेस ऑफ वाल, तो क्या हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 10, मतलब मैक्सिमम आप 30 mm की रीबार की साइज़ यूज़ कर सकते हो इस शेयर वाल में। उससे ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि आप 32 mm यूज़ कर लो, ऐसा नहीं, मैक्सिमम आप 30 mm की ही यूज़ कर सकते हो इस शेयर वाल में, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड थर्ड चीज़ क्या होती है कि अगर शेयर वाल की साइज़ 200 mm थिकनेस, जब शेयर वाल की थिकनेस, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में भी आएगा, इफ़ थिकनेस ऑफ shear wall is greater than 200 mm, जब शेयर वाल की थिकनेस 200 mm से ज़्यादा होगी तो उस कंडीशंस में हम लोग जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो दोनों फेस में प्रोवाइड की जाएगी। अब दोनों फेस क्या है, ये आपकी शेयर वाल की प्लान हो गई, इस फेस में भी आपने प्रोवाइड किया लॉन्गिट्यूडनल बार भी एंड वर्टिकल डायरेक्शन में भी प्रोवाइड किया, एक इस तरह से गई एक इस तरह से गई, उसी तरह से यहाँ पे भी सेकंड फेस में भी आपको इसी तरह से, मतलब दो फेस में प्रोवाइड करनी है आपको। अगर थिकनेस आपकी इसकी 200 mm से ज़्यादा लेके चलते हैं तो शेयर वाल की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग मेशिंग प्रोवाइड करते हैं। अब देखो इसमें जनरली क्या होता है कि जब भी आप शेयर वाल को की डिज़ाइन स्टार्ट करते हो तो शेयर वाल की डिज़ाइन जनरली हम लोग ईटैप्स में करते हैं, ईटैप्स में भी। तो जनरली इसमें क्या होता है, देखिए शेयर वाल की डिज़ाइन जनरली हम लोग 3 तरह से कर सकते हैं। पहली कंडीशंस क्या होती है, तो पहली इसे हम लोग फ्लेक्सुरल बेस्ड कहते हैं। फ्लेक्सुरल बेस्ड आइडियलाइजेशन से भी हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं शेयर वाल को। शेयर वाल जनरली 3 तरह से हम लोग डिज़ाइन करते हैं, फ्लेक्सुरल बेस्ड, सेकंड जो होती है वो शेयर बेस्ड, मैं आपको बताऊंगी क्या चीज़ ये होता है, एंड थर्ड जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड, ओके। तो ये 3 तरह का होता है, एक फ्लेक्सुरल बेस्ड, एक शेयर बेस्ड एंड एक ऑब्जेक्ट बेस्ड। 3 तरह से आप शेयर वाल को डिज़ाइन कर सकते हो। अब ये आपको देखना है कि फ्लेक्सुरल बेस्ड क्या होता है, शेयर बेस्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। जनरली देखिए इसमें क्या है कि ये आपकी, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देते हैं ना, ये आपकी एक शेयर वाल है, आपने यहाँ पर शेयर वाल प्रोवाइड किया, ओके, ये आपकी एक शेयर वाल है। तो जब आप डिज़ाइन करोगे शेयर वाल को सॉफ्टवेयर में, सपोज़ अगर आप ईटैप्स में स्टार्ट कर रहे हो एनालिसिस करना, डिज़ाइन करना शेयर वाल की, तो आपने अगर शेयर बेस्ड डिज़ाइन किया है तो इन द केस ऑफ शेयर बेस्ड में क्या होगा कि वहाँ पे पेयर की वैल्यू हमें देनी पड़ती है। तो यहाँ पर इन द केस ऑफ शेयर बेस्ड अगर मैं ले रहा हूँ तो उस कंडीशंस में इस जो लेग है इसकी वैल्यू हमें अलग डिफरेंट देनी पड़ेगी, P1, ये जो है इसकी वैल्यू आपको अलग देनी पड़ेगी, ठीक है। अब इन केस इसकी वैल्यू आपने P2 दिया एंड इसकी वैल्यू हमने P3 दिया। इससे क्या होगा कि जनरली ये जो लेग आपकी है इट विल एक्ट सेपरेटली, ये जो लेग है इट विल एक्ट सेपरेटली एंड दिस लेग विल एक्ट सेपरेटली। तो ये
जब हम लोग एनालिसिस करते हैं शेयर वाल की, तो उसमें पेयर की वैल्यू हमें देनी पड़ती है। तो अगर आप शेयर बेस्ड लेके चलेंगे तो उस कंडीशंस में हमें ये तीनों की वैसे अलग अलग, जैसे इनकेस आपने ऐसे दे दिया लिफ्ट में, जैसे हमने अभी आपको एक ये बताया कि ये शेयर वाल है, ये एक आरसीसी वाल है, नॉर्मल नॉन स्ट्रक्चरल आरसीसी वाल, और यहाँ पे भी एक शेयर वाल है। अगर आपने शेयर बेस्ड आइडियलाइजेशंस चूज़ किया है शेयर वाल के डिज़ाइन में, तो उस कंडीशंस में इसकी वैल्यू पेयर की P1 देना है और इसकी वैल्यू P2 देना है। उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करता है एनालिसिस। इससे क्या होगा कि ये जो लेग है वो इट विल एक्ट डिफरेंट एंड इट विल एक्ट डिफरेंट, मतलब सेपरेटली दोनों एक्ट करेगा। क्लियर? तो ये जनरली होती है शेयर बेस्ड डिज़ाइन। इसमें क्या होता है कि ऐसे ये लेग आपने लिया तो ये लेग, जैसे सपोज़ ये इसे दे दो, एग्जांपल ले लो। इसमें क्या कि आपने ये लिया तो ये क्या करेगा कि दिस शेयर वाल जो होगा, ये जो शेयर वाल है, ये सिर्फ जो शेयर लेगा वो सिर्फ एक्स डायरेक्शंस में लेगा। ये शेयर वाल अलग से सेपरेट करेगा और ये भी जो शेयर लेगा वो एक्स डायरेक्शंस में लेगा, और ये भी वाई डायरेक्शंस में शेयर को क्या करेगा, तो ये शेयर को वाई डायरेक्शंस में लेता है। ओके, अगर आप शेयर बेस्ड डिज़ाइन कर रहे हो तो शेयर वाल में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा शेयर बेस्ड क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये शेयर बेस्ड कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्लेक्सुरल बेस्ड। फ्लेक्सुरल बेस्ड में क्या होता है, तो देखो फ्लेक्सुरल बेस्ड में है कि इन केस ये आपकी शेयर वाल है, आपने यहाँ पर शेयर वाल प्रोवाइड कर दिया, तो इन द केस ऑफ फ्लेक्सुरल बेस्ड में डिज़ाइन में क्या होगा कि ये शेयर वाल की भी आपको पेयर वैल्यूज़ P1 देना है, इसकी भी P1 देनी है और इसे भी P1 देनी है। तो इस केस में क्या होगा कि इसमें जितने भी पेयर वैल्यू है पूरे लेग की, ये लेग 1 हो गया, लेग 2 हो गया और लेग 3, तीनों की वैल्यू सेम देनी है। मतलब ये इट विल एक्ट, मतलब आप एक तरह से कह सकते हो कि ये जो एक्ट करेगा वो सेपरेटली नहीं करेगा, एज ए कंबाइंड करेगा। ठीक है, तो इसलिए मोस्टली जो हम लोग प्रेफर करते हैं वो फ्लेक्सुरल बेस्ड होता है। जब भी आप एनालिसिस करो एंड डिज़ाइन करो आप शेयर वाल की, तो इट्स माय ओपिनियन, जैसे बीइंग ए स्ट्रक्चरल मैनेजर, और मेरा एक अच्छा मतलब आप कह सकते हो कि ओवरव्यू अगर मैं दूं एनालिसिस की और डिज़ाइन की, तो मुझे फ्लेक्सुरल बेस बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैंने चेक किया, मैंने शेयर बेस भी डिज़ाइन करके देखा है, मैंने फ्लेक्सुरल बेस भी डिज़ाइन करके देखा और मैंने ऑब्जेक्ट बेस भी देखा। लेकिन जो फ्लेक्सुरल बेस पे जो ज़्यादा मतलब एक कमांड होता है ना, एक अच्छा मतलब वो तीनों में आपको अगर आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन बेटर है, तो मेरा इट्स माय व्यू कि फ्लेक्सुरल बेस्ड इज़ बेस्ट। तो इट्स माय रिकमेंडेशंस, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट कि ऑलवेज यू कंसीडर फ्लेक्सुरल बेस्ड, बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो फ्लेक्सुरल बेस्ड इज़ बेस्ट। ओके, फ्लेक्सुरल बेस से आप डिज़ाइन करोगे तो वो ईजी भी होता है और अच्छे से होता है, रिजल्ट भी आप देख सकते हो। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि फ्लेक्सुरल बेस्ड क्या होता है। अब थर्ड क्या होती है आपकी, तो थर्ड जो आपका होता है वो है ऑब्जेक्ट बेस्ड। अब देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड क्या है। थर्ड वन इज़ ऑब्जेक्ट बेस्ड आइडियलाइजेशन। तो देखो इसमें क्या है कि सिंपल ले लो, ये हम लोग कंसीडर करते हैं। ओके, ये है बीच में, ये जो आपकी है वो एक रिटेनिंग वाल है। ठीक है, ये आपकी एक कॉलम है, एंड दिस वन, ये भी आपकी एक कॉलम हो गई, एंड दिस वन इज रिटेनिंग वाल, एंड दिस वन इज ऑल्सो रिटेनिंग वाल। ओके, तो इस कंडीशंस में जो आप ऑब्जेक्ट बेस्ड आइडियलाइजेशंस में दोगे पेयर की वैल्यू, तो वो फिर आपको डिफरेंट देनी पड़ेगी। मतलब इस यहाँ पर इस जगह पे हम लोग
इसकी वैल्यू P1 देंगे, इस कॉलम की वैल्यू P2 देंगे, ये रिटेनिंग वाल की वैल्यू P3 देंगे, ये रिटेनिंग वाल की वैल्यू P4 एंड दिस वन P5। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड में यही होता है। इसमें क्या होता है कि इनकेस देखो ये कॉलम आपकी हो गई, इनकी दिखाता हूँ मैं, देखो ये आपकी ये पार्ट एंड ये पार्ट आपकी क्या है, तो ये कॉलम है, ठीक है। तो ये अलग हो गई P1 एंड दिस वन P2, और ये आपकी शेयर वाल हो गई, तो ये P3। तो ये होती है ऑब्जेक्ट बेस्ड डिज़ाइन। ऑब्जेक्ट बेस्ड डिज़ाइन करोगे तो इस कंडीशंस में आपको ये फॉलो करना है, ओके। तो इसलिए जब भी आप एनालिसिस और डिज़ाइन करो तो आपके पास 3 ऑप्शंस होती है। आइदर आपको फ्लेक्सुरल बेस्ड डिज़ाइन करनी है कि शेयर बेस्ड डिज़ाइन करनी है। जैसे सपोज़ आप जब एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, उसके बाद आपको जब चेक करने के लिए मिलता है, ठीक है, प्रूफ चेकिंग के लिए डिज़ाइन को अगर आप प्रूफ चेकिंग के लिए करोगे, जैसे हम लोग अभी प्रूफ चेकिंग भी करते हैं डिज़ाइन की, तो उसमें आपको सामने वाले ने जब डिज़ाइन करके दिया है तो उसमें आपको पूछना ये पड़ेगा कि आपने कौन सा मेथड यूज़ किया। आइदर आपने फ्लेक्सुरल बेस्ड यूज़ किया है कि आपने ऑब्जेक्ट बेस्ड यूज़ किया है या आपने शेयर बेस्ड यूज़ किया है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको माइंड सेट हो जाएगा कि इस तरह से डिज़ाइन हुई है। आप खुद भी करोगे तो आपको चूज़ करना पड़ेगा और वहाँ पर रिकमेंड करना पड़ेगा कि इस तरह से ये प्रोसेस होती है और ये बेस्ड फॉलो करना है, ओके। तो जब हमने यहाँ पर शेयर बेस्ड यूज़ कर लिया, इन केस अगर फ्लेक्सुरल बेस्ड भी यूज़ किया, तो जब ये हमने कंप्लीट कर दिया, अब जनरली नेक्स्ट क्या होती है कि आपको फॉलो करना है कि कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग शेयर वाल की एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो सबसे पहले स्टार्ट याद रखना कि जब भी आप शेयर वाल की एनालिसिस स्टार्ट करोगे डिज़ाइन, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि वो आपको देखना है कि जो शेयर वाल है उसकी मेशिंग कर देनी है, ठीक है। शेयर वाल की आपको मेशिंग करनी है, वहाँ पे ऑप्शन आता है शेयर वाल की मेशिंग करने का, उसको देखना है। मिनिमम जो साइज़ आपको लेनी है शेयर वाल की मेशिंग की, वो 500 mm से लेकर के 1000 mm तक जा सकते हैं हम लोग, ओके। तो ये साइज़ आपको प्रोवाइड कर देनी है मेशिंग की। उसके बाद फिर आप स्टेप वाइज एनालिसिस, जो एक प्रोसेस होती है एनालिसिस की स्टैड प्रो में, वो आपको फॉलो करनी है, ओके। अब देखो, जब आप शेयर वाल की एनालिसिस आपने कंप्लीट कर दिया, अब डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया, तो डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद जब आप रिज़ल्ट देखते हो तो रिज़ल्ट में वो देखा जाता है कि आइदर रिज़ल्ट में शेयर वाल जो है वो बाउंड्री जोन में है कि नहीं है। क्योंकि शेयर वाल की कुछ, ये जैसे आपकी एक शेयर वाल है, ये पार्ट आपकी शेयर वाल है, ओके। तो जब हमें रिज़ल्ट मिलेगा आपको डिज़ाइन की, तो रिज़ल्ट में आपको ये देखना है कि कौन कौन सी पार्ट बाउंड्री जोन में आ रही है शेयर की। इन केस हो सकता है कि आपको लेग 1 में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वैल्यू दिया गया कि 300 mm ये बाउंड्री जोन में है, ये पार्ट शेयर वाल की। ये पार्ट भी कुछ भी डिस्टेंस अगर इन केस 400 mm है, तो 400 mm बाउंड्री जोन में है। उसी तरह से हो सकता है कि ये पार्ट दे दिया कि कुछ भी इतना ये पार्ट ये बाउंड्री जोन में कोई डिस्टेंस। तो शेयर वाल की जो पार्ट बाउंड्री जोन में रहेगी, उसकी जो हम लोग डिटेलिंग करते हैं वो एक अलग तरह से करते हैं, ये याद रखना। जनरली सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी शेयर वाल की डिटेलिंग करोगे आप, तो शेयर वाल में जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड करते हैं वो कितनी करते हैं, तो वो 0.25% मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन शेयर वाल। शेयर वाल में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील जो होती है वो 0.25% हम लोग यूज़ करते हैं। एंड मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वी कैन गो 4%, बट अकॉर्डिंग टू कोड इज़ गिवन इन 6%, बट प्रैक्टिकली
वी फॉलो 4% इज़ इनफ. ओके, सो मिनिमम इज़ 0.25% एंड मैक्सिमम इज़ 4%. तो इन केस अगर ये शेयर वाल आपकी है और आपने देखा कि ये पार्ट एंड ये पार्ट जो है ये दोनों बाउंड्री जोन में आ गई है. अब बाउंड्री जोन क्या होता है तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ. जब क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा कि मैं एक शेयर वाल की एनालिसिस रिज़ल्ट वो डिज़ाइन रिपोर्ट आपको मैं दिखाऊंगा, तो उससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से देखा जाता है रिपोर्ट और उसमें बाउंड्री जोन कैसे हम लोग पहचानेंगे. ओके, देखो जनरली बाउंड्री जोन क्या होती है कि जब आप डिज़ाइन करते हो, डिज़ाइन करने के बाद स्ट्रेस की वैल्यू आती है, तो जनरली हम लोग फॉलो करते हैं 0.2 इंटू FCK. ये नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होती है. अब इन केस अगर 0.2 इंटू FCK क्या है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हमने 30 का यूज़ किया है, M30 का, तो 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 6 न्यूटन पर mm². ये मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू मतलब अप टू 6 न्यूटन पर mm² इस डिज़ाइन के लिए वैलिड है. अब जब हमने एनालिसिस किया तो एनालिसिस करने के बाद एक लेग 1 है, लेग 2, लेग 3 शेयर वाल की. अब इन केस लेग 1 में कुछ डिस्टेंस जो ये 6 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा उसकी वैल्यू आ गई है, 8 न्यूटन पर mm² आ गई कुछ डिस्टेंस पर स्ट्रेस की वैल्यू, तो वो पार्ट क्या हो जाएगी, वो बाउंड्री जोन में कहला जाएगी. तो इसका मतलब है कि जो पार्ट बाउंड्री जोन में आ जाएगी तो उसकी जो आप डिटेलिंग करोगे वो एज ए शेयर वाल नहीं डिटेलिंग की जाती है, उसकी डिटेलिंग अलग तरह से की जाती है. ओके, जो मैं आपको भी बता रहा हूँ. तो देखो ये पार्ट इन केस बाउंड्री जोन में आ गई शेयर वाल की, ये पार्ट भी आ गई बाउंड्री जोन में. तो अब जो पार्ट बाउंड्री जोन में आ जाएगी तो उसको जो हम लोग जनरली याद रखना कि उसकी जो डिटेलिंग की जाती है वो एज ए कॉलम की जाती है. ओके, तो एज ए कॉलम मतलब मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, जो मैंने आपको बोला शेयर वाल में 0.25% होती है, लेकिन कॉलम में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी होती है. तो एज ए कॉलम जब आप कॉलम की डिज़ाइन करोगे तो कॉलम में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील जो हम लोग फॉलो करते हैं वो 0.8% लेकर चलते हैं. तो ये जो पार्ट शेयर वाल की बाउंड्री जोन में है उसकी जो आपको डिटेलिंग करनी है वो 0.8% लेके चलनी है. यहाँ पे मिनिमम जो स्टील प्रोवाइड करनी है वो 0.8% लेके चलनी है. और शेयर वाल की जो पार्ट बाउंड्री जोन में नहीं है उसको हम लोग मिनिमम 0.25% लेकर के डिटेलिंग करते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बाउंड्री जोन क्या है. उसके साथ साथ अगर बाउंड्री जोन में आपने यहाँ पर स्टील प्रोवाइड किया, सपोज दैट यहाँ पर आपने, जब भी याद रखना कि शेयर वाल में जनरली जो हम लोग डिटेलिंग करते हैं तो उसमें जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ नंबर ऑफ बार प्रोवाइड की जाती है विथ डायमीटर ऑफ द बार. ओके, डिटेलिंग में. तो शेयर वाल में अगर आपने 4 स्टील यूज़ किया वर्टिकली तो बाउंड्री जोन में ये जो 2 स्टील है उसके बीच का जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 100 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ये याद रखना आपको. मतलब मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ बार शुड बी 100 mm, मतलब 100 mm से ज़्यादा ही दोनों रीबार के बीच का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए. ओके, और उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आप जब पिचिंग प्रोवाइड करोगे, पिच आपने देखा होगा कि ये आपकी स्ट्रप्स है और दूसरी स्ट्रप्स है, तीसरी स्ट्रप्स है, तो ये दोनों स्ट्रप्स के बीच का डिस्टेंस भी होनी चाहिए वो 100 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. क्लियर इन द केस ऑफ बाउंड्री जोन में. बाकी नॉन बाउंड्री जोन में तो आपको ये टाइप से रिज़ल्ट से आपको जो भी डिज़ाइन बेस्ड जो भी वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देना है. लेकिन शेयर वाल की जो पार्ट बाउंड्री जोन में है उसमें याद रखना है कि 100 mm से ज़्यादा आपको प्रोवाइड नहीं करनी है एंड 0.8% मिनिमम डिटेलिंग आपको प्रोवाइड करनी है. और 2 स्ट्रप्स के बीच का डिस्टेंस भी 100 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा.
और दूसरी कंडीशंस क्या होती है कि जो भी पार्ट बाउंड्री जोन में है तो हर एक पार्ट जो होना चाहिए शुड बी टाई विथ टाइज। मतलब बाउंड्री जोन में जितने भी स्टील प्रोवाइड किए गए हैं तो हर एक स्टील, मतलब यहाँ पर इन केस ये बाउंड्री जोन है, यहाँ पे आपने स्टील प्रोवाइड किया, ये आपने स्टील प्रोवाइड किया है, ओके। तो जो पार्ट भी बाउंड्री जोन में आपने तो एक बार बाहर से पूरा टाई कर दिया और हर एक स्टील को टाई करना है, हर एक स्टील को टाई करना है इन द केस ऑफ बाउंड्री जोन में जो भी स्टील है। नॉन बाउंड्री जोन में जो है वो डिपेंड करेगा। इन केस नॉन बाउंड्री जोन इस तरह से आपने स्टील प्रोवाइड किया है तो हो सकता है कि ये टाइस बाहर हो गया और बाकी अंदर सिर्फ आपने एक ही दिया, तो दैट इज़ ओके। बट इन द केस ऑफ बाउंड्री जोन में जब आपने जितना भी स्टील प्रोवाइड किया हर एक स्टील शुड भी टाई होना चाहिए। वो एक कंडीशंस है जो आपको फॉलो करनी है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग शेयर वाल की डिज़ाइन का एक स्टेप हो। नॉर्मली मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया है। नेक्स्ट क्लास में एक प्रॉब्लम लेकर के उसका सॉफ्टवेयर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं और उसकी डिज़ाइन करके फिर उसकी रिज़ल्ट जो आती है में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपको डिज़ाइन जो रिज़ल्ट आती है उसको चेक करना, क्योंकि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ वही होती है कि उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना है कि वो आपकी स्ट्रक्चर्स जो है वो सेफ़ है कि नहीं है। आपको कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो चेक करते हैं हम लोग, उसके अकॉर्डिंग ही देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर्स आपकी सेफ़ है कि नहीं है। तो वो मैं आपको बताऊंगा। आज मैंने सिर्फ आपको एक शेयर वाल की एक ओवरव्यू दी कि किस तरह से हम लोग इसकी एनालिसिस करते हैं, इस एनालिसिस की स्टेप्स क्या होती है, कौन कौन से डिटेलिंग की क्राइटेरिया होती है। तो वो एक मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, ओके। एंड एक चीज़ और भी आपको याद रखना है कि जब भी आपको शेयर वाल की एनालिसिस करोगे तो मिनिमम जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करनी है वो M30 लेकर चलनी है, उससे कम नहीं लेकर चलना है, ठीक है ना। और मिनिमम साइज़ आप शेयर वाल की थिकनेस की 230 mm ले सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग ये करेंगे। अब सपोज दैट आपने यहाँ पर 230 mm लिया है थिकनेस और आपको बार कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो 230 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये 23 आ जाएगी। तो इसका मतलब आपको 25 नहीं प्रोवाइड करनी है, अप टू ओनली 20 mm ही जानी है मैक्सिमम साइज़ ऑफ द रीबार, ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ओके। थैंक यू सो मच।